टुडेज आवर टॉपिक कॉजेज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। आज हम जेंडर इनइक्वालिटी के कॉजेज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने जेंडर इनइक्वालिटी कास्ट इनइक्वालिटी के बारे में बात करी थी और व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी इसके बारे में और किस तरह से ये हमारी सोसाइटी में एग्जिट है, किस समस्या के रूप में हमारे सामने है, इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जेंडर इनइक्वालिटी लैंगिक असमानता के कॉजेज कारणों के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ यू एनालाइज द कॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ सोशोलॉजिकल बेसिस देन ओनली 4 रीजन कैन बी कंसिडर्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में, अगर हम इसको एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो बेसिकली 4 मुख्य कारणों को इसके लिए जिम्मेदार समझा जाता है, जिन 4 कारणों की वजह से हमारी सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट होती है। उन 4 मुख्य कारणों को हम देखते हैं। फर्स्ट है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यानी कि पुरुष प्रधान जो समाज होता है। इंडियन सोसाइटी इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। जिस समाज में पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों को कम महत्व दिया जाता है उसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कहा जाता है। और बेसिकली इंडियन सोसाइटी इज बेस्ट एग्जाम्पल। वैसे तो दुनिया के ज़्यादातर देशों में, कुछ एक देशों को हम छोड़ दें तो ज़्यादातर देशों में जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ही पाई जाती है। तो ये भी एक मुख्य कारण है, यानी कि समाज में पुरुषों की सोच को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और स्त्रियों को हर एक क्षेत्र में उनके अधीन रहना पड़ता है। एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में, हर जगह वो पुरुष के अधीन है। और पुरुषों की सोच भी कहीं ना कहीं ऐसी है कि महिलाएं उसके अंडर में है, महिलाएं जो करेंगी वो उसके पूछ के करें, उसकी सीमाएं हैं, उसकी आज्ञा के बिना वो किसी कार्य को ना करें। और कहीं ना कहीं महिलाओं की मानसिक स्थिति भी ऐसी हो चुकी है कि वो अपने आप को किसी के अंदर काम करता हुआ महसूस करती है। और उसे भी बहुत सारे क्षेत्रों में बेसिकली आज शिक्षा के साथ साथ महिलाएँ बहुत स्वतंत्र हुई हैं, विचारों में परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी जो ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इसका इफेक्ट हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत की ग्रामीण आर्थिक अर्थव्यवस्था। बेसिकली जो इंडिया है वो एक ग्राम प्रधान देश है, खेती यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, गाँव की जो अर्थव्यवस्था, गाँव का रहन सहन, उसकी इकोनॉमी, उसका वर्किंग सिस्टम, ये सब मुख्य रूप से जेंडर इक्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ एजुकेशन इन फीमेल्स, भारत में महिलाओं में शिक्षा का अभाव। जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो फीमेल्स में बहुत कम है। हालांकि बहुत सारे एफर्ट्स हुए हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई गई हैं, उसके बाद इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अगर कंपेयर दैन मेल किया जाए तो फीमेल्स में कम है। लेकिन समय के साथ साथ इसमें काफ़ी हद तक सुधार हो रहा है। तो शिक्षा के अभाव की वजह से भी जो महिलाओं की सोच है, महिलाओं की स्थिति है, वो भी कॉजेज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी का एक मेन रीज़न है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम टॉलरेंस इन वुमेन, स्त्रियों में, महिलाओं में एक सीमा से ज़्यादा सहनशीलता होना है। ठीक है, जो सहनशीलता की शक्ति है वो महिलाओं में नेचुरली बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन किसी क्षेत्र में ये ठीक होती है और एक हद तक इसको हम सफिशेंट करें कि जब इसकी लिमिट कर सके कि वो उन चीज़ों को भी सफ़र कर रही है जो उसे नहीं करनी चाहिए, उन चीज़ों के खिलाफ जो उसके साथ अन्याय है उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रही है, तो ये एक प्रॉब्लम हमारे लिए बन जाती है। तो बेसिकली ये जो एक क्वालिटी पाई जाती है एक्सट्रीम टॉलरेंस इन वुमेन, ये भी जेंडर इनइक्वालिटी के पीछे, यानी कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला जो होता है वो भी कहीं ना कहीं उसका भागीदार होता है। अगर हमारे प्रति कोई अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जो करने वाला है उसे और ज़्यादा बल करेगा। तो बेसिकली इट इज़ अ मेन एग्जाम्पल इन इंडियन सोसाइटी फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। इसके बाद हम देखते हैं एफर्ट्स ऑफ वुमेन वेलफेयर इंडिया, भारत में महिलाओं के कल्याण के लिए जो एफर्ट्स की गई हैं, प्रयास किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इज़ 49.58 करोड़ आउट ऑफ 102.70 करोड़ पार्ट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 102.70 करोड़ थी और उसमें से 49.58 49.58 जो पार्ट था वो फीमेल्स का था। और if the life of such a large exploited, neglected and second class, then it is clear that no development humanization in this type societies। तो अगर हम बात करें कि 49.58 जो महिलाओं की
महिलाओं की स्थिति कैसी है, वो पिछड़ी हुई है, उसके प्रति अत्याचार हो रहे हैं, उसे समाज में नेगलेक्ट किया जाता है, अनदेखा किया जाता है, उसके प्रति अन्याय हो रहा है, जो नज़रिया है, जो रहन सहन है, वो वुमेन्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा अनजस्टिस वाला इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलेगा। तो एक ऐसे देश में जिस देश की आधी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसे अवॉइड किया जा रहा है, उसे इक्वल नहीं रखा जा रहा है, तो उस देश में, उस समाज में हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। Remove to gender inequality and reform female condition, many efforts due by these social reformers Swami Dyanand, Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar, Mahatma Gandhi, other many great personalities। तो हमारे समाज में आपने पढ़ा होगा इनके बारे में जूनियर क्लासेस में, बहुत सारे समाज सुधारक रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद, एनी बेसेंट और इनके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए बहुत प्रयास किए। और आज बेसिकली जो कंडीशन ऑफ वुमेन यानी कि महिलाओं की स्थिति में पहले की समय की अपेक्षा जो सुधार है, इम्प्रूवमेंट्स है, वही लोगों के एफर्ट्स का रिजल्ट है, इन्हीं कोशिशों का परिणाम है। इसमें राजा राम मोहन राय जो हैं उन्हें सबसे पहला सुधारक माना जाता है, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए सबसे पहले कदम उठाया था, कोशिशें की थी, और इन्हें ही श्रेय जाता है हमारे समाज में जो सती प्रथा नामक एक बुराई की एक प्रथा थी, उसे खत्म कराने का। सती प्रथा लाइक यानी कि डेथ ऑफ द हस्बैंड, द वाइफ इज देयर क्रिमिनेशन। तो जो वाइफ होती थी अपने हस्बैंड की मृत्यु के साथ जिंदा उसे उसकी चिता के साथ जलना होता था, एक प्रथा के रूप में, कस्टम के रूप में इसे फॉलो किया जा रहा था, और इसे बेसिकली राजा राम मोहन राय के प्रयासों के बाद इसे खत्म कराया गया, बैन कराया गया, बंद कराया गया। Opposing the practice of, he also opposed the practice of child marriage and multi-wife marriage. All of these reformers do many efforts for women education and reform status in society of women। इसके अलावा हमारे समाज में बाल विवाह, ठीक है, कम उम्र में लड़कियों का विवाह होना, मैनी वाइफ मैरिज यानी कि एक पुरुष को एक से ज़्यादा विवाह की जो परमिशन की जो रिवाज था उसे ख़त्म कराना, सब जो कारण थे ऐसे जिनसे महिलाओं की स्थिति जो है खराब हो रही थी, इन सब प्रथाओं को इन महान समाज सुधारकों के प्रयासों के बाद बंद कराया गया। इन सभी समाज सुधारकों ने, सोशल रिफॉर्मर्स ने, इनके अलावा हमारे समाज में महिलाओं की शिक्षा को और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं जो उन्हें खत्म करने में अपना अहम योगदान दिया है। लेजिस्लेटिव मेजर ऑफ वुमेन वेलफेयर, महिलाओं के कल्याण के लिए जो वैधानिक कदम इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल रिफॉर्मर मूवमेंट ऑफ द 19th century for the British government to enact law to address some of the serious problem related to its life. Firstly, passed the Prohibition Act of Sati Pratha in 1829 in order to get rid of the inhuman exploitation of widows. Remarriage Act was passed in 1856 and the widows were given the right to divorce। इन समाज सुधारकों के द्वारा समाज में महिलाओं के कल्याण के लिए आंदोलन जो है 19वीं शताब्दी में शुरू हुए, तो इन्हीं के दबाव में आने के बाद उस समय हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को महिलाओं से संबंधित जो गंभीर समस्याएं थी उन्हें ख़त्म करने के लिए कदम उठाने पड़े। सबसे पहले जैसे हमने पीछे पढ़ा 1829 में सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए कानून लाया गया। इसके बाद और जो अमानवीय रीति रिवाज थे उनमें जैसे एक विडो रीमैरिज को रिलेटेड एक्ट लाया गया, यानी कि पहले कम उम्र में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था, उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी स्थिति नर्क से भी बुरी हो जाती थी। उसका जो रूल रेगुलेशंस थे, उसका लाइफ स्टाइल का बिल्कुल चेंज और दूसरे घर से बिल्कुल बाहर अलग, सब लोगों से समूह से अलग, उसके बाल कटवा दिए जाते थे, सादा भोजन वो कर सकती थी, जीवन की खुशियों से, रंग बिरंगे रंगों से उसे दूर कर दिया जाता था और एक तरह से उसे अनटचेबल की तरह उसे ट्रीट किया जाता था और उसे दूसरा विवाह करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। पति की संपत्ति में उसे किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। इन सभी समस्याओं को इन समाज सुधारकों के प्रयासों के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में इनसे रिलेटेड एक्ट लाए गए सोसाइटी में, उन्हें बैन कराया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इम्प्लीमेंट सम सोशल लॉ फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन्स। ये तो आपकी आज़ादी से पहले, आपके जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों को, उसके अंडर की बात है। इसके बाद जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से कदम महिलाओं के कल्याण के लिए क्या कानून बनाए उनके बारे में हम देखते हैं, जिनसे महिलाओं की स्थिति में उस समय के मुकाबले आज बहुत बेटर है, बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। नेक्स्ट फर्स्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में
लाया गया, महिलाओं से संबंधित विवाह से संबंधित जो है नियम उनका गठन किया गया। नेक्स्ट हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू मैरिज एक्ट लाया गया 1955 में। इसमें महिलाओं जो है उसकी विवाह से संबंधित जैसे कि मैनी मैरिज थे, पुरुष का एक से ज़्यादा विवाह थे, उसकी मान्यता को ख़त्म किया गया। डाइवोर्स का राइट लाया गया। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू उत्तराधिकारी नियम कानून जो है 1956 में, यानी कि एक महिला है, उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी जो बच्चे का है या बच्चे को गोद लेना कि उसको कोई बच्चा नहीं है, उसने किसी को गोद लिया है, उस बच्चे का उसकी संपत्ति में अधिकार, इन सब चीज़ों को इसके द्वारा लाया गया। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, इस गार्जियनशिप में जो ऊपर आपको मैंने बताया कि किसी और के बच्चों को अपना लेना और उससे संपत्ति में अधिकार दिलाना, ये सब इसके द्वारा लाया गया। इसके बाद है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, सप्रेशंस ऑफ इमोरटल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956, डावरी प्रोविजन इन 1961, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट इन 1976, 73 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992, गवर्नमेंट स्टार्ट सेंट्रल पंचायत राज एक्ट। ये सभी कानून हैं जो महिलाओं की स्थिति में, इसमें आपका दहेज पर रोक के लिए कानून बनाया गया। लड़कियों को जो है पिता की संपत्ति में, भाई की संपत्ति में बराबर का अधिकार दिलाने के लिए कानून लाया गया। इसके अलावा जो महिलाओं के प्रति समाज में अमानवीय कार्य होते थे, वैश्यवृत्ति थी, उन सबको रोकने के लिए कानून लाया गया। पॉलिटिकल सिस्टम में उन्हें इक्वल टू मेल, पुरुषों के बराबर जो है उनकी रोल को डिसाइड इसमें किया गया। तो इन सब कानून को बन जाने के बाद महिलाओं की स्थिति में काफ़ी हद तक परिवर्तन आया है, मच रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ वुमेन वेलफेयर, विशेष कार्यक्रम इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू किए गए। इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग है, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार से संबंधित उन्हें प्रशिक्षण देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी नीतियाँ लाई गई। हॉस्टल एंड शेल्टर फैसिलिटीज़, हॉस्टल जगह शहरों में हॉस्टल्स, वुमेन हॉस्टल की स्थापना सरकार के द्वारा कम सस्ती दरों पर की गई। जो बाहर पढ़ने वाले वर्किंग वुमेन हैं, स्टडीज़ गर्ल्स हैं, उनके लिए रहने की सुविधा कम दरों पर उपलब्ध कराई गई। शेल्टर फैसिलिटीज़, कुछ ऐसी फीमेल जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनका परिवार नहीं है, वो किसी कारण से अपने परिवार से अलग हैं, शेल्टर फैसिलिटीज़ उन्हें सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई। यानी कि ऐसे इस तरह के आश्रम सरकार के द्वारा खोले गए। अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार के द्वारा समय समय पर सभी जगह महिलाओं से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, जिन कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया, शिक्षा के प्रति उन्हें जगाया गया, उन्हें अपने प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ कैसे हम इससे बच सकते हैं, किस तरह से हम आवाज़ उठा सकते हैं, इन सब के प्रति जागरूक किया गया। इसका बेस्ट रिजल्ट हमारी सोसाइटी में देखने को मिला है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना सरकार के द्वारा किया गई। इस आयोग को जो था कार्य सौंपा गया कि देश के सभी भागों में अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कदम उठाना, उनके प्रति कानूनी प्रक्रिया को अप्लाई करना। नेशनल वुमेन फंड, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। इस कोष के द्वारा महिलाओं को जो है बेसिकली ऋण सुविधा कम ब्याज दरों पर आत्मनिर्भर बनने के लिए उपलब्ध कराई गई। इंदिरा महिला योजना शुरू की गई। इसके द्वारा भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिफरेंट इसमें प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। गर्ल्स प्रॉस्पेरिटी प्लान, महिला बालिका समृद्धि योजना, इसमें गरीब परिवारों में बालिका के जन्म पर जो है एक राशि, एक कैश अमाउंट डिसाइड किया गया जो बच्ची के जन्म पर उसके अकाउंट में, उससे पढ़ाई से संबंधित, उससे अन्य खर्चों से संबंधित इसमें इसको लाया गया। सेल्फ पावर प्लान, आत्मनिर्भर योजना, आत्मनिर्भर योजना के तहत सभी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उन्हें उनके महत्व से अवगत कराया गया, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक किया गया। इस तरह के प्रोग्राम चलाए जिससे वो दूसरों पर डिपेंड होकर अपने पैरों पे खड़ा हो सकें, उन्हें उनकी इम्पोर्टेंस को समझाया गया। तो बेसिकली ये हमारे कुछ स्टेप्स थे। इसमें हमने वेलफेयर देखे, कॉजेज देखे, सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियाँ देखी, जिनसे हम जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमारा जेंडर इनइक्वालिटी था, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड नोट्स बनाकर आप रेडी रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।